हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में पढ़ाई जाने वाली अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की यूनिट 7 का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसके 2 लेक्चर ले चुके हैं और दोनों लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आज डिस्कस करेंगे हम लोग एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद कुछ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बेस्ट साउंड इफेक्ट को किसी भी रूम में, किसी हॉल में इफेक्ट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। आखिर ये एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग है क्या? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी रूम, किसी हॉल में बेस्ट साउंड इफेक्ट के प्रोडक्शन पर बात करते हैं। तो फिजिक्स की उस ब्रांच हम लोग कहते हैं एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट साउंड इफेक्ट्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज सिनेमा हॉल, लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम एक्सेट्रा इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो ऑडिटोरियम होते हैं या सिनेमा हॉल होते हैं या लेक्चर हॉल होते हैं, उनका जो डिजाइन होता है वो और जो नॉर्मल रूम होते हैं उनसे एकदम अलग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि उनका ऐसा डिजाइन क्यों बनाया जाता है। उसको पढ़ने से पहले हमें साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। साउंड की प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है तब हम आसानी से जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं साउंड को उस किसी बिल्डिंग में, उस चीज को आसानी से जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पिच। आखिर ये पिच क्या है? किसी साउंड का पिच ज्यादा है या कम, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो पिच की डेफिनेशन है कि द पिच ऑफ साउंड मे बी रिगार्डेड एज द डिग्री ऑफ श्रिलनेस। जो डिग्री ऑफ श्रिलनेस है उसी को बेसिकली पिच कहते हैं। श्रिलनेस का मतलब बारीक और मोटा। अगर कोई साउंड पतली है तो उसकी पिच ज्यादा होती है, और कोई साउंड अगर भारी है, मोटी है, तो उसकी पिच कम होती है। और पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होती है। तो पिच किसे कहते हैं? द पिच ऑफ साउंड मे बी रिगार्डेड एज द डिग्री ऑफ श्रिलनेस। यानी कि जो हमें इस विषय के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि आवाज पतली है या मोटी। तो आप सुनकर ही बता सकते हैं किसी की आवाज को कि इसकी पिच ज्यादा है या इसकी कम। जो जितनी पतली होगी उसकी पिच उतनी ज्यादा होगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी, और जो वॉइस जितनी मोटी होगी उसकी पिच भी उतनी कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे बेबी साउंड है, छोटे बच्चा जब कोई साउंड करता है तो उसकी पिच बहुत हाई होती है, या हम ये कहें कि गर्ल्स की जो साउंड होती है उसकी पिच हाई होती है विद कंपैरिजन टू एडल्ट साउंड। यानी कोई बड़ा आदमी है, उसकी जो वॉइस होती है उसकी जो लो पिच की होती है, यानी उसकी पिच कम होती है, यही कहें कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसके अलावा जैसे हारमोनियम में भी 3 मध्यम होता है और 4 निम्न होता है। उसमें भी आपने देखा होगा जो हाई नोट्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जो लो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। या जैसे शेर दहाड़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है कंपैरिजन टू मॉस्किटो, यानी मच्छर जब आपके कान में कूं करता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो इस तरीके से पिच क्या है? डिग्री ऑफ श्रिलनेस। कोई आवाज कितनी पतली और कितनी मोटी है, इसके विषय में जो इंफॉर्मेशन देता है वो हमें पिच से मिलती है। तो साउंड की पहली प्रॉपर्टी है पिच। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। आखिर इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी साउंड वेव की? द एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज इंटेंसिटी। यानी एवरेज एनर्जी जो किसी भी पर सेकेंड किसी पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, किसी की वेव की इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी हमेशा परपेंडिकुलर, ये प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया का मतलब, जैसे माना आप एक ड्रम बजाते हैं तो ड्रम का जो सर्विस वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसका एरिया। जैसे छोटा ड्रम बजाएंगे तो उसका एरिया कम होगा, बड़ा ड्रम आप बजाएंगे तो उसका एरिया ज्यादा होगा।
और 1/d², इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब जहाँ पे आप खड़े हो, माना यहाँ पे आपका सोर्स है जो ड्रम है और उससे आप इतनी दूरी पे खड़े हो, तो ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यानी जो ऑडियंस है और जो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके बीच की डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। तो किसी भी जगह पे जो इंटेंसिटी होती है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये होती है इंटेंसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है साउंड वेव की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज इंटेंसिटी, और ये से इस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड यहाँ पे लिखे हुए हैं। द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच ए नॉर्मल ईयर कैन हियर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर and is called threshold of hearing TOH and denoted by I0। यानी कि जो इसका मतलब यह है कि किसी भी नॉर्मल ईयर के द्वारा, नॉर्मल ईयर मतलब एक एडल्ट का ईयर आप ले लीजिए, नॉर्मल ईयर के द्वारा एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी इंटेंसिटी है मिनिमम जो इसके द्वारा सुनी जा सकती है, उसे हम कहते हैं TOH यानी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम I0 से डिनोट करते हैं। और मैक्सिमम इंटेंसिटी बिना किसी पेन के जो आदमी सुन सकता है वो होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल ईयर के लिए थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितनी होती है, तो वो होगी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी इंटेंसिटी। थर्ड है लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस का मतलब है कि द डिग्री ऑफ हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस। जो हियरिंग सेंसेशन है ईयर में वो जो होता है उसे हम कहते हैं लाउडनेस। यानी कि देखो इसमें हमने कहा द डिग्री ऑफ हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस। अब साफ इसमें साफ पता चल रहा है कि ये किसी के कान में जो हियरिंग सेंसेशन यानी सुनने की क्षमता प्रोड्यूस्ड जो करता है उसे हम लाउडनेस कहते हैं। अब लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है कि लाउडनेस हर एक व्यक्ति के कान के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि माना एक बुढ़ा आदमी है उसमें हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड होगा ज्यादा इंटेंसिटी पे, जबकि एक यंग आदमी आसानी से सुन सकता है तो उसके लिए कम पे होगा। तो लाउडनेस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, जबकि इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है लाउडनेस मे बी डिफर फॉर 2 persons, और लाउडनेस को हम इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। इंटेंसिटी अलग है लेकिन इंटेंसिटी लेवल को हम लोग लाउडनेस भी कहते हैं। लाउडनेस के लिए एक फॉर्मूला है निकालने के लिए, L इज इक्वल टू log 10 I/I0। यहाँ पर I है इंटेंसिटी और I0 है TOH यानी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, जो हमने अभी यहाँ पे लिखे 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें वेरी क्या करेगा लाउडनेस में, देखो I तो इंटेंसिटी जो साउंड की होगी वो तो फिक्स है, किसी भी स्पीकर से निकलने वाली इंटेंसिटी फिक्स होगी, लेकिन I0 जो है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। नॉर्मल ईयर के लिए हमने लिखी है 10⁻12, लेकिन आना कोई बुढ़ा आदमी है उसके लिए I0 अलग हो जाएगा, तो ऑब्वियसली लाउडनेस अलग आ जाएगी। तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो है L इज इक्वल टू log 10 I/I0। इट इज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग और जिसकी वैल्यू 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है नॉर्मल ईयर के लिए। तो ये है लाउडनेस। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस इज द डिग्री ऑफ हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। अच्छा, इसी में देखो अगर हम I को 10 × I0 लिखें, इस I को यानी थ्रेशोल्ड हियरिंग का 10 गुना, तो जो L आएगा वो आ जाएगा, इसमें वैल्यू रखिए तो I0 से I0 कैंसिल, log 10 की वैल्यू 1 यानी 1 बेल, इसे हम कहते हैं बेल। अगर I 10 I0 के बराबर है तो इसे हम कहते हैं बेल, और बेल इसकी यूनिट है, इंटेंसिटी लेवल या लाउडनेस की एक यूनिट है, लेकिन ये बहुत बड़ी यूनिट है इसलिए हम इसको एक स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और हम लिखते हैं डेसीबेल। इसे हम डेसीबेल लिखेंगे स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डेसीबेल बेल का 1/10 पार्ट होता है। तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला डिजाइन करें तो वो होता है L इज इक्वल टू 10 log 10 I/I0। इसको हम फिर डेसीबेल में पढ़ेंगे, इससे तो बेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आगे से 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डेसीबेल, जो इसकी स्मॉलर यूनिट होगी, यानी L का अपॉन 10 गुना, और इस L10 को यहाँ ले जाएंगे तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये डेसीबेल के लिए फॉर्मूला है और ये बेल के लिए फॉर्मूला है लाउडनेस का। तो ये कहलाती है लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या है? द डिग्री ऑफ हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर इज कॉल्ड लाउडनेस। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्वालिटी।
किसी भी साउंड वेव की क्वालिटी से क्या समझते हो आप लोग? तो क्वालिटी का मतलब क्या है? आप देखिए, अभी हमने पढ़ा लाउडनेस, इंटेंसिटी और पिच। तो अगर सेम पिच की कोई साउंड है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड है और सेम लाउडनेस है दोनों साउंड्स की, लेकिन फिर भी हम लोग आसानी से उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं उसे कहते हैं क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूट यानी बांसुरी से निकलने वाली कोई आवाज है और हारमोनियम से कोई साउंड निकल रहा है, दोनों की माना एम्पलीट्यूड सेम है, ये जहाँ पे मैंने वेव फॉर्म अलग अलग बनाए हैं, एम्पलीट्यूड सेम है और इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, यानी पिच भी सेम है, तो तब भी ये दोनों साउंड अलग अलग होते हैं। आप आसानी से पहचान जाते हो कि ये बांसुरी की आवाज़ है और ये हारमोनियम की आवाज़ है। ऐसा कैसे कर पाते हो आप? ऐसा कर पाने के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार होता है उसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ ए साउंड, यानी विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। सेम पिच और लाउडनेस की दो साउंड में जो फर्क हम लोग कर पाते हैं वो क्वालिटी की वजह से कर पाते हैं। अब देखो क्वालिटी क्यों अलग अलग होती है दो वेव्स की, जबकि एम्पलीट्यूड वगैरह सब सेम है। इनका वेव फॉर्म अलग अलग होता है। देखो इन मैंने यहाँ पे चार बनाए हैं, चारों का वेव फॉर्म अलग है। देखिए इसमें क्या है, ये नोट्स ज्यादा हैं, ओवरटोन्स इसमें थोड़ा सा और कम है, ये एकदम स्मूथ है और ये इसमें और ज्यादा है। तो चारों को देखो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन क्या अलग है? आप केवल एक देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब एक जो रोटेशन है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। तो इनकी एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो पिच है वो भी सेम है। तो यानी कि इनकी लाउडनेस भी सेम है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उसके बावजूद ये अलग हैं। ये वेव फॉर्म की वजह से अलग है। इस वेव फॉर्म को ही हम कहते हैं क्वालिटी। ये पुअर क्वालिटी है और ये रिच क्वालिटी है। तो ये होता है क्वालिटी। तो क्वालिटी किसे कहेंगे? which enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness, यानी सेम पिच और सेम लाउडनेस की दो साउंड में डिफ्रेंशिएट कर पाना क्वालिटी की वजह से संभव हो पाता है। तो ये चार क्वालिटी, ये चार जो प्रॉपर्टीज है साउंड वेव की। अगली जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर डिस्कस करते हैं। दो प्रॉपर्टीज इसकी हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग लाइट वेव का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन यानी जब साउंड वेव किसी मीडियम के किसी सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो उसी मीडियम में वापस लौट आती हैं, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो जैसे लाइट वेव का रिफ्लेक्शन होता है ऐसे ही साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती हैं। और साउंड वेव के रिफ्लेक्शन की वजह से ही बहुत सारे फिनोमेना टेक्स प्लेस होते हैं, जैसे रिवर्बरेशन, इको, रोरिंग ऑफ थंडर्स एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना टेक्स प्लेस होते हैं जो रिफ्लेक्शन से जिम्मेदार है। तो रिफ्लेक्शन भी साउंड वेव का होता है। इसके बाद है रिफ्रैक्शन। आप जानते हैं जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी जो पाथ होता है उससे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो साउंड वेव रिफ्रैक्ट भी होती हैं सेम वे जैसे लाइट वेव्स होती है। तो ये 6 हमने अभी साउंड वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स, यानी किसी भी रूम में, किसी हॉल में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बेस्ट साउंड इफेक्ट को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है रिवर्बरेशन एंड रिवर्बरेशन टाइम। हिंदी में इसे कहते हैं अनुरणन और अनुरणन काल। आखिर ये अनुरणन क्या है, अनुरणन काल क्या है? तो पहले बात करते हैं अनुरणन की। अनुरणन यानी रिवर्बरेशन का मतलब है द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ए रूम और हॉल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। यानी किसी हॉल में साउंड के प्रोड्यूस्ड होने के बाद जब हम बोलना बंद कर देते हैं, साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तक हॉल में आवाज बनी रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग घंटी बजाते हैं तो टन जब घंटी बजती है तो उसके थोड़ी देर बाद तक वो साउंड टन काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। लेकिन जब कोई किसी हॉल में हम लोग सामान्य नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तब भी अगर हॉल में बहुत ज्यादा सामान नहीं रखा हुआ तो तब भी आवाज बनी रहती है हॉल में, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। यानी द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन रूम और हॉल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ओके, अच्छा ये रिवर्बरेशन टाइम क्या है? तो रिवर्बरेशन टाइम को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू फॉल
to 1 millionth of its original intensity after the original sound is cut off is known as standard reverberation time. रिवर्बरेशन टाइम क्या है कि माना ये ग्राफ बना है, इससे आप इजीली समझ जाओगे। देखो इस एक्सिस पे इंटेंसिटी और इस पे टाइम है। माना आपने बोलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी बोलने की और आपने बोलना बंद कर दिया। उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 करके इस बोल एकदम से साउंड बंद नहीं होता, बल्कि रूम में कुछ टाइम तक बना रहता है। तो माना इसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हुई और इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी, प्राइमरी इंटेंसिटी एक्स का 1/10⁶ यानी 1 मिलियन गुना इसका कम हो गया है। तो इसके इतने कम होने में कितना टाइम लगा, ये टाइम, इसी को हम लोग कहेंगे रिवर्बरेशन टाइम। यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है उसको 1/10⁶ तक कम होने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। सैबिन ने एक फॉर्मूला दिया है, प्रोफेसर W.C. सैबिन ने, किसी रूम में किसी हॉल का में रिवर्बरेशन टाइम निकालने के लिए उनका जो फॉर्मूला है वो है 0.16/summation AS × V। अब देखिए इसमें ये फैक्ट क्या क्या चीजें उन्होंने यूज की, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये फॉर्मूला दिया है। 0.16 तो कांस्टेंट है, V है वॉल्यूम, कमरे का आयतन जिसे हम लोग कहते हैं मीटर क्यूब में, क्यूबिक मीटर में, T आपका रिवर्बरेशन टाइम निकल जाता है। समेशन AS, देखो A क्या है, A है द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितने मटेरियल रूम में यूज हुए हैं उनका एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है जो निकाला जाता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, यानी जिस सरफेस का आप एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब जो सरफेस एनर्जी होती है अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, उन दोनों को डिवाइड करके हम लोग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उस किसी भी सरफेस का। एस है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, यानी जिस सरफेस को आप ले रहे हो उसका एरिया कितना है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके हम आसानी से किसी कमरे में एब्जॉर्प्शन जो रिवर्बरेशन टाइम है वो आसानी से निकाल सकते हैं। समेशन का मतलब जैसे माना आप कुर्सी के लिए यूज करोगे, प्लस वहां गद्दा भी रखा हो तो प्लस गद्दे का एरिया और उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यूज करोगे, प्लस दीवारें हैं उनके लिए अलग यूज करोगे। तो ये है आपका सैबिन्स का फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिवर्बरेशन टाइम। इसके लिए आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, डेरिवेशन आपके पास नहीं है। इसके सारे जो कंपोनेंट हैं उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका रिवर्बरेशन टाइम की डेफिनेशन विद ग्राफ। तो ये पहला फैक्टर है। अगले फैक्टर को डिस्कस करते हैं। अगला फैक्टर है इको। इको क्या है, इको प्रतिध्वनि, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं प्रतिध्वनि, और इसके विषय में आप लोग पहले से ही परिचित हैं कि इको इज ए साउंड हर्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लार्ज ऑब्स्टेकल सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लिसनर। यानी जब कोई आप कुछ चीज बोलते हो और उससे एक उचित दूरी पे कोई अगर ऑब्स्टेकल होता है तो आप जब कोई शब्द बोलते हो तो वो शब्द आपको कुछ टाइम बाद दोबारा सुनाई देता है, उसे हम इको कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी घाटी में आप चिल्लाएं तो वही शब्द आपको कुछ टाइम बाद दोबारा सुनाई देता है जो आपने कहा है, तो उसी को हम लोग इको कहते हैं। तो इको क्या है, प्रतिध्वनि क्या है, आपके जो साउंड है उसका आपको किसी सरफेस से टकराकर दोबारा सुनाई देना एक निश्चित टाइम पीरियड बाद, उसको हम लोग कहते हैं इको। यहाँ पे मैंने दूसरी हेडिंग डाली है मिनिमम डिस्टेंस फॉर एन इको टू बी हर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस इको को सुनने के लिए ऑब्स्टेकल और श्रोता जो आप बोल रहे हो या सुन रहे हो उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जब आपको इको सुनाई देगा। अगर इससे कम डिस्टेंस हो तो इको नहीं सुनाई देता है। उसके लिए एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि साउंड आपके कान पे, जो साउंड आप प्रोड्यूस करते हो जो सुनते हो उसका आपके कान पे 1/10 सेकेंड तक इफेक्ट बना रहता है। मतलब कोई भी साउंड आप प्रोड्यूस करते हो सुनते हो तो वो 1/10 एक सेकेंड के 10वें हिस्से तक वो आपके कान पे बना रहता है, यानी 10वें हिस्से तक आप उसको सुनते रहते हो, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस जो फैक्ट को यूज करते हुए हम मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। देखो टाइम कितना हो गया, अगर मतलब सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर अगर आपके कान पे दूसरा साउंड आएगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगा, वो ओवरलैप कर जाएगा तो क्लियर नहीं सुनाई देगा। तो इको के लिए जरूरी है कि 1/10 सेकंड के बाद साउंड आपके कान में आए। तो टाइम हम मिनिमम मतलब जो लिमिट है वो ले लेते हैं 1/10 सेकंड की। स्पीड आप जानते हैं साउंड की 340 मीटर पर सेकंड होती है। तो आपने निकालना डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपने निकालना है।
तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड की जगह 340 रख दीजिए और टाइम 1/10 तो 34 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगी और जो जितने में साउंड चलेगी वो होगा 34 मीटर, यानी कि 2x इज इक्वल टू 34, यानी जाना और आना, यानी 2x इज इक्वल टू 34 तो x इज इक्वल टू 17 मीटर। यानी श्रोता और ऑब्स्टेकल के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर, तभी आपको इको सुनाई देगा। अगर 17 मीटर से ज़्यादा है तो इको सुनाई देगा, वो तो क्लियर है, लेकिन 17 मीटर से कम अगर डिस्टेंस होगी इसकी और ऑब्स्टेकल की तो आपको इको नहीं सुनाई देगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। अच्छा, इको को कैसे, रेमेडी क्या है, कैसे हम लोग इको को कम करते हैं? इको को कम करने के लिए सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन की वजह से ये इको हमें सुनाई देता है। तो हम रूम में ऐसे मटेरियल यूज करें जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उसे रिफ्लेक्ट नहीं होने देते। और इससे पहले जो रिवर्बरेशन टाइम है उसकी रेमेडी मैंने आपको नहीं बताई। रिवर्बरेशन को कम करने के लिए भी आप सीधे सीधे जो कम रूम है उसमें भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो रिवर्बरेशन टाइम कम हो जाएगा। आप उसके फॉर्मूले में जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया और सरफेस एरिया जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उनका, तो उससे भी जो रिवर्बरेशन है वो कम आ जाता है। अच्छा, तीसरा जो फैक्टर है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आप पहले से ही जानते हैं इंटरफेरेंस के विषय में भी, कि जब दो वेव ओवरलैप करती हैं तो क्या होता है, एक बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक बनता है डिस्ट्रक्टिव। अगर सेम फेज में, मतलब देखिए इंटरफेरेंस क्या है कि व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ए हॉल द लिसनर रिसीव साउंड वेव इन 2 वेव्स। दो तरीके से साउंड वेव पहुंचेंगी लिसनर तक, एक तो डायरेक्ट पहुंचेंगी जो श्रोता बोलेगा, और एक दूसरा तरीका है कि दीवारों से टकरा करके भी उस तक पहुंच सकती हैं वेव्स। दो तरीके से पहुंचेंगी। ओके, अब दो वेव्स, अगर दो तरीके से वेव पहुंच रही है, यानी दो वेव पहुंच रही है, एक डायरेक्ट पहुंच रही है और एक टकरा करके पहुंच रही है। अब जो दो वेव किसी रास्ते में चलेंगी तो ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगी तो इसका मतलब उनमें इंटरफेरेंस होगा। अगर सेम फेज में एक दूसरे पे मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन अगर डिफरेंट फेज में मिलेंगी तो उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर अपोजिट फेज में मिलती हैं तो वहां पर उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा साउंड वेव का, और एम्पलीट्यूड 0 होने की वजह से वो बन जाएगा साइलेंट जोन। यानी वहां पर अगर माना उस साइलेंट जोन में कोई श्रोता बैठा हुआ तो उसे कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेरेंस को रोकने के लिए या साइलेंस जोन मिटाने के लिए हम एब्जॉर्बिंग मटेरियल, वही जैसे यहाँ पे जो रेमेडी थी वही रेमेडी यहाँ भी करते हैं, और प्रॉपर एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करते हैं ताकि जो सेकंड तरीका है वेव का पहुंचने का, मतलब साउंड रिफ्लेक्ट होकर के, वो रिफ्लेक्ट होकर के ना पहुंचे बल्कि सीधे साउंड वेव डायरेक्ट श्रोता तक पहुंचे। इससे इंटरफेरेंस को भी कम किया जाता है, साइलेंट जोन जो है उनको रिमूव किया जाता है। तो यह इंटरफेरेंस। फोर्थ है इक्लोन इफेक्ट। ये इक्लोन इफेक्ट क्या है? Echelon effect is due to the mixing of sound produced in the hall with the echo produced from footsteps। जैसे मतलब आपने देखा होगा किसी ऑडिटोरियम में जो फुट स्टेप्स हैं, यानी जो स्टेप्स हैं वो कम यूज किए जाते हैं बल्कि रैंप ज़्यादा बनाया जाता है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। माना आप यहाँ पे चल रहे हो तो क्या होगा, जब आप चलोगे तो इसका साउंड इससे रिफ्लेक्ट होकर के आगे आएगा। कंटिन्यूटी अगर आपके चलने में होगी तो ये जो साउंड है जो आपके फुट स्टेप, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा। जो साउंड जो स्पीकर है वक्ता है उसके साउंड से, और जो बेस्ट साउंड इफेक्ट है उसको ये इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो उसके लिए आपने देखा होगा जो स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप बनाया जाता है फिर रैंप बनाया जाता है, फिर एक स्टेप बनाया जाता है फिर रैंप बनाया जाता है। कंटिन्यू स्टेप्स में कंटिन्यूटी नहीं होती है। और साथ ही हम क्या करते हैं, जो रैंप होता है उसे भी कारपेट से कवर कर देते हैं ताकि ये इक्लोन इफेक्ट ना हो पाए। तो ये होता है इक्लोन इफेक्ट। इससे बचने के लिए हम स्टेप्स कम से कम बनाते हैं और उनको जो है उसको भी कारपेट से कवर कर देते हैं। तो ये है इक्लोन इफेक्ट। अगला है नॉइस। नॉइस के विषय में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी अनप्लीजिंग जो साउंड होता है, जो डिसप्लीजिंग है, जो आपके कान को अच्छा नहीं लग रहा है, उसे हम नॉइस कहते हैं। और नॉइस कैसे किसी हॉल में आ सकती है?
अगर डोर आपका ढंग से क्लोज नहीं है, डोर अच्छे नहीं है, तो उनसे नॉइस आ सकता है, या विंडो से नॉइस आता है, या बिल्डिंग में पानी की सप्लाई ढंग से नहीं है तो उससे भी काफ़ी नॉइस होता है। उन नॉइस को कम करने के लिए हम बिल्डिंग को अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं और डबल डोर यूज करते हैं, विंडो को प्रॉपरली यूज करते हैं, और साथ ही नॉइस को कम करने के लिए पब्लिक को भी शांत रहना पड़ता है ताकि बेस्ट साउंड इफेक्ट आए। तो ये हो गया नॉइस। छठवां है लाउडनेस। लाउडनेस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन किसी कमरे में, किसी हॉल में लाउडनेस प्रॉपर हो उसके लिए क्या डिजाइन करना चाहिए, कैसे हॉल का डिजाइन बनाया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर है, स्पीकर के पीछे जो शेप है वो पैराबोलिक शेप दी जाती है, पैराबोलिक शेप दी जाती है, और स्पीकर को इस तरीके से बनाया जाता है, स्पीकर खड़े होने का स्थान, कि इस पैराबोला के फोकस पे वो खड़ा रहे। उससे क्या होता है कि स्पीकर से निकलने वाले जो साउंड है वो तो डायरेक्ट आगे जाएगा या फिर पीछे से टकरा करके आगे जाएगा। तो जब साउंड पीछे से टकरा करके आगे जाता है तो ये लगभग पैरेलल वे में जाता है और हर एक श्रोता तक सेम साउंड इफेक्ट पहुंचता है, यानी लाउडनेस हर जगह सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। तो लाउडनेस प्रॉपर करने के लिए हम लंबे रूम बनाते हैं और पीछे जो शेप है वो पैराबोलिक शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से ये है इकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, जिसमें हम लोगों ने 6 फैक्टर्स पे डिस्कस किया। पहला था रिवर्बेरेशन टाइम और सेबिन का फॉर्मूला, दूसरा है इको, तीसरा है इंटरफेरेंस, चौथा है एक्लोन इफेक्ट, पांचवा है नॉइस और छठवां है लाउडनेस। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग में कौन से फैक्टर इसे इफेक्ट करते हैं। साथ ही हमने प्रीवियस सेक्शन में साउंड की कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस की, वो भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इससे संबंधित जो क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।